नमस्कार, मैं प्राची राज, लेक्चरर फिजियोथेरेपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में कार्यरत हूँ। आज का विषय है ग्रॉस मोटर स्टिमुलेशन स्किल्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वह बच्चे जिन्हें बचपन से दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी होने के कारण एक्टिविटीज़ को सीखने में देर या मुश्किल हो जाती है। स्पेशल नीड्स के बच्चे जिन्हें शारीरिक क्षमता कम होती है, उनमें से एक है सेरेब्रल पाल्सी। आज हम सेरेब्रल पाल्सी में ग्रॉस मोटर स्टिमुलेशन स्किल्स की कुछ ऐसी बातों का वर्णन करेंगे जिससे माता पिता और केयरगिवर्स को उन्हें संभालने और एक्सरसाइज करवाने में मदद मिले। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा विकार है जो डेवलपिंग ब्रेन की इंजरी से होता है। डेवलपिंग ब्रेन इंजरी मीन्स इंजरी जो उस समय हो जब बच्चा माँ के गर्भ में हो, जन्म के समय या जन्म के बाद 5 साल तक का हो। सामान्य तौर पे एक शिशु अपने जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र में अधिकतम सारे कार्य करना सीख जाते हैं। जैसे अमूमन 8 महीने में वो बैठना सीख जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 14 महीने में वह चलना सीख जाते हैं। इसे कहते हैं माइलस्टोन्स या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यह ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में इफेक्टेड होती है। माता पिता को इस बीमारी का पता लगने में अक्सर 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जब उनका बच्चा करवट लेने में और बैठने में देर कर देता है। सीपी चाइल्ड में मोटर डेवलपमेंट इफेक्टेड होने के अलावा अनिवार्य तौर पे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। यह वह लक्षण होते हैं जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में मदद करते हैं। इन्हें हम 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला एबनॉर्मल मूवमेंट। एबनॉर्मल मूवमेंट मतलब वह मूवमेंट जो नॉर्मल डेवलपमेंट में नहीं नज़र आती है। इसमें जब भी एक बच्चा कोई कार्य करता है तो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, जिसे कहते हैं फ्लेक्शन सिनर्जी, या उसे फैला देता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन सिनर्जी। इसके कारण वह कोई भी कार्य करता है तो अपने शरीर को दूसरे भाग से डिसोसिएट नहीं कर पाता और अटक जाता है। दूसरा जो लक्षण है वो होता है एबनॉर्मल टोन। यदि हम उस बच्चे के शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सा लचीलापन या ढीलापन महसूस करते हैं। वह मतलब कि बहुत फ्लैसिड होता है या फिर उसका शरीर अजीब सी तरह से अकड़ा होता है। तीसरा जो लक्षण है उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल मूवमेंट पैटर्न। इसमें बच्चा अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को ना तो सिमेट्री में रखता है, ना वो अपनी बॉडी को हिलाते समय ऐसे यूज़ कर पाता है कि वो बैलेंस अचीव कर पाए। उसके अचानक गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ना तो उसके प्रोटेक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं। इसकी वजह से जब वो बैठता है या किसी भी पोजीशन में खड़ा होता है, उसके शरीर का वज़न एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होता है और स्टेबिलिटी और सिमेट्री खराब और अफेक्टेड होती है। सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में यदि फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन जल्द से जल्द कर दिया जाए तो हम ये सब समस्याओं का ध्यान रख सकते हैं। शुरुआत में बच्चों को संभालने का तरीका सही रखना चाहिए। उनको कैसे पोजीशन करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरा, हमें उनकी शरीर के किसी भी भाग में टाइटनेस डेवलप नहीं करने देनी ताकि शरीर फ्लेक्सिबल रहे और उसको हिलाने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा, हम उस बच्चे को ऐसा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देना चाहिए जिससे कि उसका नॉर्मल डेवलपमेंट का सीक्वेंस ऑगमेंट हो और इतने सलीके से हो कि बच्चा उसे ऑटोमेटिकली कर ले।
हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चों को डील करते समय हम उन्हें फोर्स ना करें। उनकी मर्ज़ी के बगैर रोते हुए एक्सरसाइज करवाने का और नुकसान होता है। तो जो भी एक्सरसाइज करवाएं वो प्ले वे में करवाएं। एक्सरसाइज में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ चाइल्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है और एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता तो एक्सरसाइज उस तरह की करवाएं जिसमें कि सारे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हों और सही डायरेक्शन में हों। ज़्यादातर बच्चे दो तरीके से अपने शरीर को रखते हैं। या तो वो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ के बिल्कुल स्पाइन को गोल करके गर्दन को गिरा के सिकुड़े होते हैं, या फिर अपनी गर्दन को पीछे करते हुए शरीर को पीछे स्वे बैक करते हुए अकड़ा के शरीर को अटकाया होता है उन्होंने पीछे की तरफ। दोनों केसेस में इनके बॉडी में पोस्चर की वजह से जो टोन डेवलप होती है वो एबनॉर्मल होती है। या तो वो बिल्कुल फ्लेक्सर टोन हाई हो जाती है या एक्सटेंसर टोन हाई हो जाती है। यदि हम बच्चों की गर्दन की अलाइनमेंट हेड के साथ रखें और उसकी अलाइनमेंट स्पाइन के साथ रखें, मतलब हेड, नेक एंड स्पाइन लाइन में हो, तो उनकी ये एबनॉर्मल टोन डेवलप होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसका फर्दर सीक्वेंस क्या होता है कि जब वो अपने नॉर्मल टोन पे या मिनिमली इफ़ेक्टेड टोन पे काम करते हैं तो उनको काम करना आसान हो जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर देखी गई है कि बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं, जिसमें वो अपने घुटने मोड़ के पंजों को बाहर की तरफ रख लेते हैं। ये डब्ल्यू सिटिंग से हिप जॉइंट पे पूरा डिस्टॉर्शन होता है और सबसे ज़्यादा हिप अफेक्टेड होता है, जो आगे चल के उनको चलने में, खड़े होने में दिक्कत देता है। ये दोनों चीज़ें हमें डिस्करेज करनी चाहिए। जैसे कि हम बच्चे की गर्दन, सर और स्पाइन के अलाइनमेंट का ध्यान लेटाते वक्त और बैठाते वक्त रखते हैं, वैसे ही हमें उसके गर्दन, सर और स्पाइन का अलाइनमेंट का ध्यान उसको हैंडल करते समय रखना है। ट्रांजिशनल फेज़ में करना है जब हम उसे बैठना, खड़े होना सिखा रहे हों। उसकी बॉडी की पोजीशन एग्जैक्टली उसके बेस ऑफ सपोर्ट पे होनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। आप सब जानते हैं कि बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस में बच्चे का सबसे पहले स्पाइन का कंट्रोल आता है, बाद में उसके हाथ और पैरों का कंट्रोल आता है, सबसे पहले उसके नेक का कंट्रोल आता है और फिर जब उसकी कमर का कंट्रोल आता है तब वो खड़ा होना सीखता है। ये दोनों फैक्ट्स हमें याद रखने चाहिए और बच्चे को सही जगह, सही सीक्वेंस में ऑप्टिमल सपोर्ट देते हुए उसे बैलेंस आने देने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें वो सपोर्ट कम करते रहना चाहिए जिससे कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। कभी कभार बच्चों को रिपोर्ट करने में देर हो जाती है। बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं उनके शरीर में टाइटनेस हो जाती है, अकड़ाहट हो जाती है और उनकी जॉइंट्स के रेंज कम हो जाती है। अगर किसी ने बच्चे की अलाइनमेंट और पोजीशनिंग का ध्यान शुरू से रखा होता है तो ये डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर हो जाए ये टाइटनेस डेवलप शरीर में तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक दिन में 2-3 दफ़ा की में भी रिजल्ट्स दे देगी। मगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का तरीका बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमें मूवमेंट्स तब करवानी है जब बच्चा रिलैक्स्ड हो और उसकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो। स्ट्रेचिंग करवाने की जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए और सस्टेन्ड होनी चाहिए। जैसे ही बच्चा टाइट होता है हम उसे छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर स्ट्रेचिंग पैरों की और हाथों की करवा देते हैं और भूल जाते हैं स्पाइन को। स्पाइन हमारी बॉडी का बेस है, इस बेस के ऊपर हमने हाथ और पैर चलाने हैं।
अगर हमारी स्पाइन के अंदर टाइटनेस है या फिर मोबिलिटी कम है तो आप अपनी एफिशिएंसी से हाथ और पैर कभी नहीं हिला पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें एक्सट्रीमिटीज़ को ध्यान देना है, उसकी स्पाइन की मोबिलिटी पे भी वर्क करना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम करते हैं मूवमेंट्स को गाइड करने के तरीके के बारे में डिस्कशन। हम लोगों की मूवमेंट्स अगर आप ध्यान दें, हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो पूरे शरीर को इकट्ठा हिला सकते हैं, हम चाहें तो शरीर के एक भाग को रोक के दूसरे भाग को हिला सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हिला सकते हैं, एक के बाद दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में हिला सकते हैं। तो इसका मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स को डिसोसिएट कर सकते हैं। हमारा हर वक्त बॉडी में एक पार्ट प्रेफर्ड पार्ट होता है जिससे हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए बच्चे का सबसे एक्टिव पार्ट ढूंढना। उस एक्टिव पार्ट को अगर हम रिस्पॉन्स देंगे तो वो उसी के हिसाब से अपना लेस एक्टिव पार्ट को भी हिलाएगा। हमको सिर्फ करना क्या है, उसको वेट शिफ्ट सिखाना है जो लेफ़्ट टू राइट कर करके आए। उसी को जब हम वेट शिफ्ट्स करवा रहे होंगे तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बाय द टाइम वो बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आए। जैसे ही बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन उस पार्ट ऑफ द बॉडी को हिलाने में आएगा, तभी आप उसकी बच्चे के गति के अनुसार अपनी मूवमेंट असिस्ट करवा दोगे। जैसे कि बच्चा करवट ले रहा है और आपने उसके पैर को लेफ़्ट राइट घुमाते घुमाते वेट किया, जैसे ही बच्चा अपनी बाजू को हिलाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ वो करवट लेना चाहता है, उसी डायरेक्शन में आप उसे गाइड कर दोगे और वो मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू करने लगता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। जब तक वो स्टेबल नहीं होता किसी पोजीशन में, वो अपने हाथों का सहारा नहीं छोड़ता। इसका मतलब हम बच्चों को हाथ पकड़ के कुछ सिखा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और हम उसका हेल्प नहीं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए ताकि जब वो गिरने लगे तो हाथों का यूज़ करके अपने आप को गिरने से बचा ले, संभाल ले, बैलेंस करके या चोट लगने से बचा ले और अपने प्रोटेक्टिव रिएक्शंस को डेवलप होने दे। यदि आपको सहारा देना ही है अब किसी भी बच्चे को एक्टिविटी के दौरान, तो उसका स्पाइन और कमर दोनों खाली है, उनको यूज़ करें। हमें जब भी दिखता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगा है किसी एक्टिविटी में, हमारा सबसे पहला मन करता है कि हम बच्चे को खड़ा करवा दें या चलाना शुरू कर दें। हम उसको किसी तरह से एक्स्ट्रा सपोर्ट देके, हाथों का सहारा देके और हम उसे चलाना शुरू कर देते हैं, उसकी पोटेंशियल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे को उसकी प्रीवियस पोजीशन में स्टेबल होने देना चाहिए और फिर नेक्स्ट पोजीशन में इंट्रोड्यूस करना देना चाहिए। अगर उसको बिफोर टाइम आप डिमांड करने लग जाएं तो उसके पोस्चरल रिएक्शन डैम्पन हो जाएंगे, उसके सारे चेंजेस नज़र आने लगेंगे, जैसे उसके घुटने पीछे जाने लगेंगे या फिर वो बैलेंस करने के चक्कर में हाई स्टेपेज गेट पे चलने लगेगा, झटके मार मार के चलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रही कि जैसे ही बच्चे ने सिटिंग सीखा, उसको सिटिंग में बैलेंस सिखाओ। जैसे ही खड़े होना सीखा, उसमें उसको बैलेंस होने दो, फिर उसके बाद में चलना सिखाओ। वेट करो और डोंट बी इन अ हरी। अब कभी भी कोई बच्चा कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो बड़ा होगा नहीं, उसे बाहर निकलना पड़ेगा, डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। कभी उसकी स्ट्रीट होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, कभी फर्श पे फिसलन होगी, कभी अचानक साइकिल पे सामने से कोई आ जाएगा। ये सब चीज़ों में उसको बैलेंस अपना नहीं खोना,
इसलिए हम उसको करवाएंगे मल्टीटास्किंग। वही टास्क जो हमने इसको बैठे में करवाया है उसी को हम उसको आइज़ ओपन करके करवाएं, आइज़ क्लोज करके करवाएं। उसको वही एक्टिविटी तब करवाएं जब उसको अचानक पता ही नहीं हो कहीं से धक्का चलने लगने वाला है। 10 काम करने के साथ साथ वो एक्टिविटी करे, और जितनी मल्टीटास्किंग करेगा उतना वो साउंड हो जाएगा, उतना वो सेफ हो जाएगा अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, और ये उसका एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इतने सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करना एक बच्चे के लिए तभी पॉसिबल होगा जब एक बहुत साउंड और पॉजिटिव फैमिली सपोर्ट होगा, एक अच्छा क्लिनिकल गाइडेंस होगा, एक अच्छा सोसाइटी का एक्सेप्टेंस होगा। तो अ टीम अप्रोच with a constant and a regular effort is very important for the development of a child. We should all contribute इकट्ठे होके, ताकि वो बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल साउंड और हैप्पी गो वे में हो। ये सारी जानकारियाँ ऐसा तो नहीं कि नहीं है, मगर अक्सर बच्चे और केयर गिवर्स और पेरेंट्स इन्हें भूल जाते हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये तो फाउंडेशंस है। इन सब प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, ये हमारी थेरेपी में ऑगमेंट करेंगे और बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहें और आप इनका पालन करें। धन्यवाद।